हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो बैक बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बाबू, अभी हमने चर्चा करनी है प्लानिंग की लिमिटेशन पर। और आज ही टाइप ऑफ प्लान पर शिफ्ट कर जाऊंगा। कल शायद मेरा प्लानिंग पर लास्ट लेक्चर हो। सिर्फ केस स्टडी रह जाएंगी, नोट्स में लिखा हुआ कोई भी आइटम रह नहीं चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद हमारा लास्ट चैप्टर बचता है चैप्टर नंबर 1। मुझे लगता है 20 सितंबर तक हम थ्रू हो जाएंगे, इस वीक में बाहर निकल। ठीक है जी। फिर बीएसटी के रिवीजन की बात करेंगे कि क्या कब कैसे शुरू कर। ठीक है जी। बाबू, फिलहाल स्टार्ट कर रहे हैं हम अपना चैप्टर। बाबू, प्लानिंग में ना प्रोसेस पढ़ चुके हैं। फिर हमने फीचर की भी बात कर ली है, लिमिटेशन की भी बात कर ली है। आज बेटा बात कर रहा हूँ इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। नोट्स में आप पेज नंबर 30 पर हो बेटा। पहला मतलब सीक्वेंस से नहीं पढ़ा रहा हूँ। पहले नंबर पर बेटा जो हेडिंग है वो फिफ्थ हेडिंग देखो। यहाँ पर हेडिंग लिखी गई है प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। बेटा, मैं हमेशा बोलता हूँ फीचर में से ही निकलती है एडवांटेज, फीचर में से ही निकलती है डिसएडवांटेज। अगर आपने फीचर अच्छे से पढ़े हैं तो आपको ये चीज बहुत अच्छा समझ में आएगी। बेटा यहाँ हेडिंग है प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। वहां पर भी बेटा फीचर में हेडिंग थी प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। ठीक है जी, कि प्लानिंग में डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है। जो लास्ट लेक्चर में आए थे उनको बहुत अच्छे से पता होगा कहाँ डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है। सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव प्रोसेस में लिखा था दिस इज द रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग में एक जगह पर आपको डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है बेटा, जब इतने सारे ऑल्टरनेटिव में से एक बेस्ट चूज करना पड़ता है। वहां लिखा हुआ था दिस इज द रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो बेटा ये है वो वाली है कि कट कॉपी पेस्ट सेम। इससे ज्यादा मैं भी यहाँ कुछ नहीं बोल सकता। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। बेटा फोर्थ नंबर पर हेडिंग लिखी हुई है प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। बेटा, प्लानिंग में इनोवेटिव आइडिया आते ही रहते हैं, क्यों नहीं आएंगे। कट कॉपी बेस्ट सेवेंथ हेडिंग फीचर की। बेटा सेवेंथ हेडिंग उस दिन हमने पढ़ी थी प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग इज अ थिंकिंग फंक्शन रादर देन अ डूइंग फंक्शन। याद आ रही है बात। प्लानिंग रिक्वायर हायर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, साउंड जजमेंट, इमेजिनेशन। याद है। अच्छा क्या बताओ, जो प्लानिंग में इतना सारा दिमाग पर जोर डालता हूँ, सारा काम दिमाग से लेता हूँ, ये कोई डूइंग फंक्शन नहीं है। प्लानिंग में इतनी हायर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस में लगा देता हूँ, इतनी अच्छी जजमेंट सोचने की कोशिश करता हूँ, इमेजिनेशन करने की कोशिश करता हूँ। जब मैं सब कुछ काम सोचने का ले रहा हूँ, कैसे नहीं आएंगे मेरे दिमाग में क्रिएटिव आइडिया, कैसे नहीं आएंगे मेरे दिमाग में इनोवेटिव आइडिया। कट कॉपी पेस्ट सेवेंथ हेडिंग है। दोनों हेडिंग तक, फोर्थ हेडिंग भी फिफ्थ हेडिंग भी। फर्स्ट हेडिंग का नाम पढ़ना। हेडिंग का नाम है प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा प्रोसेस में। जिस दिन सेटिंग ऑब्जेक्टिव हेडिंग बताई थी उसी दिन बता दिया था बेटा ये हेडिंग किसी ना किसी दिन आएगी। मैंने कहा था अगले 2-3 दिनों में मैं अगर आपसे बात करूंगा एक हेडिंग की प्लानिंग डायरेक्शन देता है तो समझ जाओगे। आप सबने कहा था जो भी बैच में थे जी बिल्कुल याद रहेगा हमें। याद है प्लानिंग डायरेक्शन देता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन को। अगर मैंने ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया कि 12 लाख यूनिट बनानी है और बेचनी है, प्रोडक्शन करना है और सेल करना है, और जैसे ही मैं कम्युनिकेट करूंगा इट प्रोवाइड ऑटो डायरेक्शन टू द डिफरेंट डिपार्टमेंट। मेरी बात याद तो आई होगी। क्लियर है बात। तो बाबू मेरे को 3 हेडिंग तो बतानी ही नहीं है, बच्चे ही 3। ठीक है जी, पढ़ना शुरू कर रहे हैं बेटा। सेकेंड हेडिंग प्लानिंग रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी। बेटा एक बार आंखें खोलकर ये देखना कि ये तो नहीं लिखा प्लानिंग एलिमिनेट्स अनसर्टेनिटी। पेपर में हेडिंग आती है, मतलब एक क्वेश्चन आता है इसी हेडिंग से रिलेटेड, लिखते हैं प्लानिंग एलिमिनेट्स अनसर्टेनिटी कमेंट। बच्चे उसी स्टेटमेंट को पॉजिटिवली एक्सप्लेन करने में लग जाते हैं, उसी को डिफेंड कर रहे होते हैं उसी स्टेटमेंट को। भाई गलत स्टेटमेंट को डिफेंड कर रहे हो। प्लानिंग एलिमिनेट्स नहीं लिखा, और प्लानिंग कभी खत्म कर भी नहीं सकता अनसर्टेनिटी, वो सिर्फ कम कर सकता है। बेटा क्या होता है अनसर्टेनिटी? लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द फ्यूचर दैट व्हाट विल गोइंग टू बी हैपन इन फ्यूचर। कि फ्यूचर में क्या हो जाएगा मुझे नहीं पता। इस रिस्क को ना प्लानिंग थोड़ा सा कम कर देता है, बस खत्म नहीं कर सकता। मैं समझाता हूँ कैसे। आप सबने मुझसे प्लानिंग प्रोसेस पढ़ा। पहला स्टेप क्या था? सेटिंग ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव सेट हो गए। ठीक है जी। सेकंड स्टेप क्या था? डेवलपिंग प्रेमाइसिस। प्रेमाइसिस मींस assumptions related to future conditions, assumptions related to future events,
क्या करता था मैं प्रेमाइसेस डेवलप करने के लिए? फोरकास्टिंग करता था। मैं जब फोरकास्टिंग करता था, फ्यूचर में झांकने की कोशिश करता था, मैं फ्यूचर में झांक रहा हूँ, मुझे कभी कभी बेटा ऐसे एक आध दो तीन चेंजेस दिख जाते थे जो बेटा मैंने कभी नहीं सोचे होते थे फ्यूचर में हो सकते हैं, पर मुझे दिख गए कि ये दो चेंजेस फ्यूचर में हो सकते हैं। मैं ये बात ही नहीं कर रहा हूँ बेटा कि सारे दिख जाएंगे, कभी दिख ही नहीं सकते भाई। आप इतने एक्सपर्ट कभी नहीं हो सकते कि फ्यूचर पूरा देख लो। पर मैं कहता हूँ फ्यूचर में होने वाले 100 में से अगर आपको 2 इवेंट भी दिख गए प्रेमाइसेस डेवलप करते टाइम और आपने ऑर्गेनाइजेशन में उनका यूज कर लिया, तो कुछ एक्सटेंट तक आपने अनसर्टेनिटी के रिस्क को कम ही तो कर दिया, कुछ तो कम हो गया वो रिस्क। तो बेटा ये कह रहा है प्लानिंग रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी, कि कुछ एक्सटेंट तक वो जो अनसर्टेनिटी वाला रिस्क है ना प्लानिंग की वजह से कम हो जाता है। खत्म प्लानिंग नहीं कर सकता। मैं कहता हूँ 100 में से 2 बातें भी पता लगी तो 2% रिस्क तो खत्म हो गया अनसर्टेनिटी का। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? हेडिंग समझ में? प्लानिंग रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी। बाबू लास्ट हेडिंग है प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोल। 6th नंबर पर प्लानिंग क्या करता है? कंट्रोलिंग को स्टैंडर्ड देता है। देखो अगर आपको वो वाली बात याद है, कभी हमने कंट्रोलिंग एक टॉपिक पढ़ा था, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, याद है? वहां पर हमने एक हेडिंग पढ़ी थी कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग। चाहो तो पूरा का पूरा वो मैटर एज इट इज चिपका सकते हो उस हेडिंग में। याद नहीं है तो मैं थोड़ा सा याद कराने की कोशिश करता हूँ। बेटा क्या करते हो कंट्रोलिंग में आप? कंट्रोलिंग में करते क्या हो? एक्चुअल परफॉर्मेंस आती है, उस एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड। बेटा हम पढ़ रहे हैं टॉपिक प्लानिंग की इंपॉर्टेंस, और प्लानिंग की इंपॉर्टेंस तभी समझ में आएगी प्लानिंग को एक बार हटा के तो देखो जिंदगी से। मैं कहता हूँ कोई प्लानिंग नहीं कर रही है अभी आपने, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, पहले ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से फिर अंदर से। ये एग्जांपल मैंने वहां पर भी दिए थे। आपने अपने लिए कोई प्लान नहीं कर रखा, बोर्ड के एग्जाम हो जाते हैं एंड यू सिक्योर्ड 92%। अब वो कैसे पता लगेगा आपको ये 92% सफिशिएंट है या नहीं? हाउ डू यू नो कि 92% सफिशिएंट है कि नहीं? यू नीड स्टैंडर्ड्स। और यही मैं कहूँ मैंने अपने लिए या आपके लिए टारगेट सेट किया था, आप 95% लाओगे। आपके लिए स्टैंडर्ड था 95%, आपके एक्चुअल परफॉर्मेंस है 92%। अभी पता लग गया जी कमी है 3% की। और ये मैं कह दूं कि मैंने आपके लिए स्टैंडर्ड सेट किया था 90% का और आपके आ गए 92%, तो अभी पता लगा कि 2% से स्टैंडर्ड को भी पार कर गए। तो सर प्लानिंग ही है जो कंट्रोलिंग को स्टैंडर्ड देता है, वरना कंट्रोलिंग को दिखता कहाँ है कुछ। सेम बात मैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से करता हूँ। मैंने आज एक स्टाफ को रिक्रूट करा, पहले दिन आया वो 15 यूनिट प्रोड्यूस कर गया, अगले दिन आया 20 यूनिट बना गया, तीसरे दिन आया 18 यूनिट बना गया, चौथे दिन आया 25 यूनिट बना गया। हाउ डू आई नो कि किस दिन उसने काम ठीक किया? कैसे दिखाई दे रहा है आपको? कैसे पता लगेगा काम ठीक किया? वी नीड स्टैंडर्ड्स, और स्टैंडर्ड के लिए हमें प्लानिंग चाहिए। ये देखने के लिए whether my actual performance is proceeding in the right way or not, standard must be required। और यही मैं कह दूं स्टैंडर्ड था 20 यूनिट, अब मुझे लग गया पता कि 2 दिन काम ठीक कर गया, एक दिन 20 बना गया, एक दिन 25, ये तो ठीक कर गया। तो जिस दिन 15 और 18 बने उस दिन खराब किया काम। और मैं कहूँ 15 ही था स्टैंडर्ड तो मैं कहूँगा चारों दिन काम बढ़िया करा। और मैं कहूँ स्टैंडर्ड था 18 दिन तो 3 दिन काम बढ़िया करा, एक दिन खराब किया। और मैं कहूँ स्टैंडर्ड था ही 25 यूनिट तो एक ही दिन ठीक किया, 3 दिन खराब किया। दिखाई दे रहा है बेटा? कंट्रोलिंग नहीं चल सकती प्लानिंग के बिना। प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, प्लानिंग ही कंट्रोलिंग को स्टैंडर्ड देता है बेटा। शायद वो बात भी रिवाइज हो गई होगी जो मैंने बोली, अब सारी याद आ गया होगा पूरी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? क्लियर हो अभी तक इस बात को लेकर? 3rd नंबर पर हेडिंग लिखी हुई है बेटा, लास्ट हेडिंग, प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। बेटा मेरा खैर इतना बस तो नहीं कि मैं एनसीईआरटी की हेडिंग को पार कर जाऊं या अपनी मर्जी की कोई हेडिंग लिखवा दूं, पर इस हेडिंग को आप ऐसे बोल सकते हो अगर बोलना चाहो तो। लिखना तो यही है जो लिखा हुआ है, प्लानिंग प्रमोट्स कोऑर्डिनेशन। प्लानिंग की वजह से कोऑर्डिनेशन बना रहता है। उसने क्या बोला? प्लानिंग खत्म करता है ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटी को। ये नेगेटिव सेंस की टर्म है। प्लानिंग रिड्यूसेस, प्लानिंग इन चीजों को कम करता है ना,
वेस्टफुल एक्टिविटी नहीं होती, ओवरलैपिंग एक्टिविटी नहीं होती। मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ, प्लानिंग प्रमोट्स कोऑर्डिनेशन। प्लानिंग कैसे कोऑर्डिनेशन बना देता है। और तो मैंने कोऑर्डिनेशन कभी बताया नहीं आपको क्या होता है, चैप्टर 1 क्योंकि पढ़ाया ही नहीं आज तक। स्कूल में तो पढ़ा, जनरल साइंस में मैं ऐश कह रहा ना, बिल्कुल भी नहीं, कैसी बात कर रहे हैं, स्कूल में कौन पढ़ने जाता है। चलो कोऑर्डिनेशन का बेसिक मतलब तो बताओगा, छोड़ो स्कूल को, कोऑर्डिनेशन का बेसिक मतलब तो बताओगा। मिलजुल कर काम करना, तालमेल में काम करना, तो वो सबका एक डायरेक्शन में काम करना इज कोऑर्डिनेशन। यूनिटी अमंग एक्शन इज कोऑर्डिनेशन। मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ मेरे हिसाब से कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है, थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूँ आपको आइडिया दें। मान लो आयुष का और दिव्य का और पार्थ का एक प्लान है कि हमने ना इस संडे ना देहरादून जाना है घूमने, सुबह 7:30 बजे ना 9 बजे पीर में मिलते हैं 3। इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है जी, मान लो ऐसा प्लान, ठीक है जी, संडे 7:30 बजे 9 बजे पीर में मिलते हैं, तीनों घूमने जाएंगे, ठीक है। और वो दिव्य पहुंचता है 7:30 बजे, खैर गलत एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, और पार्थ पहुंचता है 7:45 बजे और आयुष पहुंचता है 8 बजे। बस मुझे एक बात बताओ, ये कोऑर्डिनेशन है या नहीं है। क्यों, क्या हुआ ये भाई, सबने एक डायरेक्शन में काम नहीं किया। अगर सब एक डायरेक्शन में काम करते, कोऑर्डिनेशन होता, ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेस कभी खराब ना होते। जब तीसरा आदमी 8 बजे आ रहा है और 2 आदमी 8 बजे से पहले आ चुके हैं, 8 बजे से पहले आप लीव कर पाए उस प्लेस को नहीं, और देख रहे दूसरों का समय भी खराब होगा इसमें। ये सेम चीज ऑर्गेनाइजेशन में भी होती है बेटा। ऑर्गेनाइजेशन के टाइम की भी बर्बादी होती है अगर आप कोऑर्डिनेशन में काम नहीं करते, और खाली टाइम की नहीं, बहुत बार मनी, पैसे की भी बर्बादी होती है, एफर्ट्स की भी बर्बादी होती है अगर सब एक डायरेक्शन में काम नहीं करते। कहता है प्लानिंग की वजह से कोऑर्डिनेशन प्रमोट होता है। ये जो वेस्टफुल एक्टिविटी है, जो यूजलेस एक्टिविटी है, ये ओवरलैपिंग एक्टिविटी कभी नहीं होती। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। देखो प्लानिंग की इंपॉर्टेंस तभी समझ में आती है अगर एक बार जिंदगी से प्लानिंग को हटाकर देखें तो। मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर प्लानिंग नहीं है तो क्या होगा। मान लो पिछले साल हमारे 10 लाख यूनिट बने और बिक गए, और ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्लानिंग नाम की चीज नहीं, सब आगे बढ़ रहे हैं। अब देखो जब सब आगे बढ़ रहे हैं, सब अपने हिसाब से सोच रहे हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने पिछले रिजल्ट उठाए, अच्छा 10 लाख यूनिट बनी और बिक गई, तो यार चल यार इतना तो पैसा अरेंज कर लेता हूँ कि 11 लाख खरीद लें, 10% से टारगेट बढ़ाते। उसने अपने हिसाब से टारगेट जच लिया, इतना पैसा अरेंज कर दिया कि 11 लाख यूनिट बन और बिक जाए, ठीक है। तो परचेज डिपार्टमेंट ने कोटेशन मांगनी शुरू कर दी सारे सप्लायर से, उसका अपना सोच है, उसने कोटेशन मांगनी शुरू कर दी कि हम इनपुट खरीदना चाहते हैं 11.5 लाख, फटाफट से कोटेशन दो, किस रेट पे सप्लाई करोगे इनपुट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अरेंजमेंट कर रहा है कि हम 15 लाख यूनिट प्रोड्यूस कर देंगे, नई मशीनरी की रिक्वायरमेंट में डाल दी उसने कि हम 15 लाख प्रोड्यूस कर देंगे। मार्केटिंग ऐसे ऐड कर रहे हैं जैसे 20 लाख ही बेच देगा। सर अगर प्लानिंग नहीं है ना, दिखाई दे रहा है कितनी वेस्टफुल एक्टिविटी है। हर डिपार्टमेंट अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, लगा हुआ है हर का हर डिपार्टमेंट, इतनी ओवरलैपिंग एक्टिविटी, इतनी वेस्टफुल एक्टिविटी होंगी। और यही प्लानिंग होती प्रॉपर तरीके से और प्रॉपर कम्युनिकेशन होता, तो बाबू क्या मजाल कि आप कोऑर्डिनेशन में काम ना करो, क्या मजाल कि आप इतनी वेस्टफुल और ओवरलैपिंग एक्टिविटीज कर जाओ। तो ये है प्लानिंग की जरूरत। समझ में आती है बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। 6 की 6 हेडिंग डन। बाबू अब चैप्टर के बिल्कुल लास्ट पेज पर आ जाओ जहां चैप्टर खत्म हो रहा है, पेज नंबर 36, 35। बेटा पेज नंबर 34 35 पर ना डिफरेंस के फॉर्म में लिखा होगा टॉपिक, सिंगल यूज प्लान एंड स्टैंडिंग प्लान, लिखा टॉपिक दिख गया आपको। 2 पेज पहले ये टॉपिक ना पैराग्राफ फॉर्म में भी लिखा है, पर बेटा पैराग्राफ फॉर्म में समझना थोड़ा सा मुश्किल है, मुझे लगता है मैं डिफरेंस फॉर्म में ही समझाता हूँ, आसान है, पढ़ लेना, मैटर सेम लिखा हुआ दोनों जगहों पर। बेटा क्या होते हैं सिंगल यूज प्लान, क्या होते हैं स्टैंडिंग प्लान। और वो जैसे कि इनका नाम सजेस्ट कर रहा है बिल्कुल वैसे ही है, सिंगल यूज प्लान। बेटा ऐसे प्लान, देखो नाम है सिंगल यूज,
ऐसे प्लान जो वन टाइम इवेंट, वन टाइम प्रोजेक्ट के लिए बनाए जाते हैं, ऐसे प्लान को बोलते हैं सिंगल यूज प्लान। और स्टैंडिंग प्लान क्या होते हैं बेटा? ये ऐसी सिचुएशन के लिए बनाए जाते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में रिपीटेडली अकर होंगी, बार बार अकर होती है ये सिचुएशन। देखो अगर मैं बात करूं स्टैंडिंग प्लान के लिए, ये वन टाइम प्रोजेक्ट, वन टाइम इवेंट के लिए बनाए जाते हैं। जैसे ही वो इवेंट खत्म हुआ, जैसे ही वो प्रोजेक्ट खत्म हुआ, इट शुड बी डिस्कार्डेड, फाड़ कर फेंक दो, कुछ नहीं होना इस प्लान का, पूरी जिंदगी काम नहीं आएंगे। पर अगर मैं बात करूं स्टैंडिंग प्लान की, ये ऐसी सिचुएशन के लिए बनाए जा रहे हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में बार बार अगर होती है, हर कुछ दिनों बाद हो सकते हैं, कुछ महीनों बाद हो सकती है। तो बेटा ऐसी सिचुएशन में स्टैंडिंग प्लान सालों साल ऑर्गेनाइजेशन में काम आते रहते हैं विद सर्टेन मॉडिफिकेशन एंड अमेंडमेंट्स। एग्जांपल दे देता हूँ। तो आपके स्कूल को ना इस बार 50 साल पूरे हो रहे हैं, ठीक है जी, या 100 साल पूरे हो रहे हैं, आपका स्कूल गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली या सिल्वर जुबली सेलिब्रेट कर रहे हैं। बेटा अगर मेरे स्कूल को 50 साल पूरे हो रहे हैं, आज गोल्डन जुबली बना रहा है मेरा स्कूल, इस साल ना आपने प्लान लिखा कि क्या कैसे कैसे करोगे, कौन कौन से फंक्शन होंगे, कहाँ लंच होगा, ये वो ब्ला ब्ला, सब कुछ डिस्कस कर लिया, पूरा प्लान बना दिया। अच्छा एक बार वो गोल्डन जुबली फंक्शन खत्म हुआ, क्या ये दोबारा काम आएगा प्लान? दोबारा भी गोल्डन जुबली होगी आपकी, खत्म। वन टाइम प्रोजेक्ट था, वन टाइम इवेंट था, फाड़ कर फेंक दो, इसका करना क्या है? कभी प्लान काम आएगा ही नहीं है, समझ में? सिंगल यूज प्लान। और मैं कहूँ बेटा आपके स्कूल की पिकनिक जा रही है आज, तो जो मर्जी प्लान बना लो, इट इज अ स्टैंडिंग प्लान। मेन्यू बदल जाएंगे, वेन्यू बदल जाएंगे, हो सकता है डेस्टिनेशन बदल जाए, हो सकता है बेटा खाने का प्लेस बदल जाए, हो सकता है खाने की टाइम बदल जाए, बदल सकता है, और कुछ नहीं होने वाला। ये वो सिचुएशन है जो बार बार ऑर्गेनाइजेशन में अगर होती है, हर साल अगर होती है, हर साल यही प्लान काम आते हैं, स्टैंडिंग प्लान है। मैं अपना बता देता हूँ, 11 से 12 साल क्रिस्टल वर्ल्ड की ट्रिप गई है, इस साल नहीं गई, बहुत टाइम के बाद 12 साल लगातार गई है, ये पहला साल है जो छुट्टा। इसमें भी छुटने की वजह थी, पूरा प्लान रेडी था, मेरी रिलेशन में कोई ऐसी डेथ होगी कि मैं ले जा नहीं पाया बाबू। वरना यकीन मानना, हर बार पहली बार मैंने क्रिस्टल वर्ल्ड का ट्रिप बनाया तो शायद मुझे बहुत टाइम लगा सब चीजें प्लान करने में, अब कितनी देर लगती है? मैं पूरे 5 मिनट ट्रिप फाइनल कर देता हूँ। एक फोन क्रिस्टल वर्ल्ड को मैं अच्छे से जानते हैं, वो सब कुछ समझा दिया, ये होगा मेरा चीज में, ये चीज होगी। एक फोन बस वाले घुमाया, इस दिन की तारीख है, ये वो है, खत्म। 5 मिनट लगते हैं, डेट ही बदलती है, मेरे केस में तो टाइम भी नहीं बदलता। समझ आ रही है बात? ये वो प्लान्स हैं जो सालों साल काम आ सकते हैं विद सर्टेन मॉडिफिकेशन एंड अमेंडमेंट्स, ठीक है ना? सेम एग्जाम्पल मेरे पे एक और भी है, जब मैंने SMPL कराया पहला सीजन, सक्सेस मंत्रा प्रीमियर लीग, तो बेटा 14 नवंबर मैंने सोचा था मैं चिल्ड्रन डे वाले दिन कराऊंगा, तो पर्टिकुलर एक कैटरिंग चाहिए थी मुझे, वो मिल नहीं रही थी। 14 नवंबर को वेडिंग सीजन होता है, नवंबर दिसंबर, तो उन्होंने 7 दिसंबर को वो खाली थे, तो मैंने 7 नवंबर को कराया था, पहली बार जब करा। तो बहुत प्लान करे, बहुत मशक्कत करी, वो कई दिनों की मेहनत थी, लेकिन जब SMPL 2 कराया तो एक दिन में फाइनल कर दिया था, एक ही दिन में। कैसे होने? क्योंकि पूरा एक्सपीरियंस आ चुका होता है आपको, बस थोड़ा सा चेंज करना होता है प्लान में, सब कुछ एज इट इज काम आ जाता है। और अब कभी तीसरा कराना होगा, मान लो इस बार कराना होगा, तो शायद बेटा वो आधा दिन में नहीं लगेगा जो एक लगा था पिछली बार। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो? मैं अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से एग्जांपल दूं आपको स्टैंडिंग प्लान का, तो बेटा सिलेक्शन प्रोसेस, आप सबने स्टाफिंग में मुझसे सिलेक्शन प्रोसेस पढ़ा है ना? प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, जिनकी बेसिक रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं है, पहले तो उनको बाहर करो। सिलेक्शन टेस्ट, 5 टेस्ट हमारे कोर्स में याद होगा, इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, सारे याद है। देन इंटरव्यू, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, सिलेक्शन डिसीजन, मेडिकल एग्जामिनेशन, जॉब ऑफर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये सिलेक्शन प्रोसेस है। सर आपको क्या लगता है कौन सा प्लान है? स्टैंडिंग प्लान है बेटा, बार बार काम आएगा, थोड़े से मॉडिफिकेशन और अमेंडमेंट के साथ। आज मेरे स्कूल में 12th क्लास पढ़ाने वाली एक टीचर की जॉब निकली है, वैकेंसी निकली है, सर यही प्रोसेस है। आज मेरे स्कूल में 4th क्लास पढ़ाने वाली टीचर की पोस्ट वैकेंट होगी, मुझे जरूरत है, सर यही प्रोसेस है। बस 4th और 12th क्लास के टीचर में ज्यादा फर्क किस चीज का होगा?
भाई 12th क्लास के टीचर के लिए ज्यादा टेस्ट कंडक्ट कर लो कि सिलेक्शन टेस्ट। 4th क्लास पढ़ानी है उस टीचर ने, मेरे को ऐसी टीचर चाहिए, 4th क्लास से तो पढ़वानी है, टेस्ट कम भी कंडक्ट कर सकते हो। तो थोड़े से मॉडिफिकेशन करोगे अभी पूरी जिंदगी काम आएगा। यही प्रोसेस है सिलेक्शन का, सीक्वेंस यही है। समझ में आएगा? क्योंकि बेटा सिंगल यूज पेन ऐसी सिचुएशन के लिए बने हैं कि एक बार काम आएंगे उसके बाद खत्म हो जाएंगे। तो आप बोल सकते हो सिंगल यूज पेन का नैरो स्कोप है। पर अगर मैं बेटा बात करूं स्टैंडिंग प्लान की, तो बार बार काम आएंगे, सालों साल काम आएंगे, तो इनका स्कोप वाइड है। अब आपको ये जो डिफरेंस दिया हुआ है आप पढ़ लो, ठीक है जी। इसमें मैं नेक्स्ट टॉपिक की तैयारी करता हूँ, फटाफट से पढ़ना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, लास्ट टॉपिक है कंफर्म्ड पेपर में प्लानिंग से यहाँ पर क्वेश्चन मिलेगा। बेटा टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ प्लान। देखो सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान के बारे में भी आपने मुझसे बेसिक्स जान की, पढ़ भी लिया आपने बेटा। अब ना मैं इन्हीं का फर्दर क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ। 8 टोटल टाइप ऑफ प्लान में डिस्कस करूंगा, जिसमें से 5 प्लान सिंगल यूज प्लान और कुछ स्टैंडिंग प्लान भी है, ठीक है जी। ये एक बार पहले 8 के 8 डिस्कस हो जाए, फिर मैं कैटेगराइज करा दूंगा कौन सा सिंगल यूज है कौन सा स्टैंडिंग प्लान, ठीक है जी। और वो सामने देखना, आराम से समझना, यहाँ से केस स्टडी आएगी एक बार। दूसरी बार नोट्स में जो मैटर लिखा है मैं उससे ज्यादा अच्छा मैटर यहाँ लिखूंगा। कुछ चीजें ऐसी होंगी बेटा नोट्स देखते रह जाओगे, आपको लगेगा यार मैंने कब बताया, तो बाबू नोट्स में कभी नहीं लिखा होगा, बताया ही नहीं होगा सिर्फ, ठीक है जी। और ये दोनों लाइनें आपको नोट करनी है जब मैं समझा दूंगा उसके बाद, क्योंकि मेरे को भी मैं बता देता हूँ 12 से 13 मिनट लगेंगे बात समझाने, ठीक है जी। आप सामने देख रहे हो, आज का मुद्दा यहाँ खत्म हो जाएगा जब ये टॉपिक समझ में आ जाए। तो वो मैं 8 टाइप्स ऑफ प्लान की बात करने जा रहा हूँ, जिसमें आप पढ़ोगे नाम, ऑब्जेक्टिव है, स्ट्रेटजी है, मेथड है, प्रोसीजर है, बजट है, प्रोग्राम है, रूल्स है, पॉलिसी है। ये 8 नाम है बेटा। 8 में से जब भी मैं 6 चीजें पढ़ाता हूँ तो हमेशा पेयर की फॉर्म में पढ़ाता हूँ। जैसे मैंने पेयर बना दिया, 2 इकट्ठे 2 इकट्ठे 2 इकट्ठे, 6 तो ऐसे ही पढ़ा, और 2 अलग अलग पढ़ाऊंगा जिनका आपस में कोई वास्ता नहीं है। देखो अगर किसी चीज के बीच में कोई रिलेशन है तभी वो इकट्ठे पढ़ाया जा सकता है। यानी कि ध्यान रखना, पॉलिसी और रूल में बड़ा गहरा संबंध है, बहुत खतरनाक रिलेशन है इनकी, ठीक है जी। जैसे विराट और अनुष्का, बिल्कुल वैसे ही है ये। चलो जी खैर समझते हैं बेटा, बात करते हैं पॉलिसी। क्या होता है पॉलिसी? मैंने लिखा बेटा पॉलिसी इज अ जनरल स्टेटमेंट दैट ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी इन एक्शन। बेटा पॉलिसी एक ऐसी स्टेटमेंट है जो यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश करती है आपके एक्शन। बेटा यूनिफॉर्मिटी वर्ड यूनिफॉर्म से बना है। जब हम सब यूनिफॉर्म पहन लेते हैं स्कूल की तो एक जैसे हो जाते हैं, तो यूनिफॉर्मिटी वर्ड ऐसे बना है कि आपके बिहेवियर में आपके एक्शन में यूनिफॉर्मिटी दिखे, इसी वजह से पॉलिसी लाई जाती है। समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ। बाबू आपने कई बार ऐसी शॉप विजिट करी होंगी जहां पर काउंटर पर ही लिखा होता है नो क्रेडिट पॉलिसी। क्या आपने देखा है? आपने ऐसा नो क्रेडिट चिपकाए होते हैं प्रिंट आउट लिखवा लिख उनके, कोई उधार नहीं बेटा, कोई उधार नहीं, सबके लिए ये किया है। ऐसा करने से क्या होगा, उनका बिहेवियर यूनिफॉर्म दिखाई देगा। अब कोई भी हो, कहाँ के मंत्री हो हमें नहीं पता, उधार नहीं देते हम किसी को भी। या कई बार आपने देखा होगा फिक्स्ड प्राइस शॉप, देखा है? फिक्स्ड प्राइस है, जो लिख दिया बस वही रेट है, कोई बार्गेन नहीं करता, हम 1 रुपए का भी नहीं करते, 2 रुपए का भी नहीं करते। समझ में आती है बात? कोई दिक्कत तो नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो वो एक लाइन रूल्स के बारे में पढ़ते हैं। रूल्स आर द स्पेसिफिक स्टेटमेंट दैट टेल अस व्हाट इज टू बी डन और व्हाट इज नॉट टू बी डन। बेटा रूल्स हमें ये बताते हैं कि क्या करना सही है और क्या करना गलत है। बाबू इन दोनों के बीच में ऐसी क्या रिलेशन है जो मैं इनको इकट्ठे पढ़ा रहा हूँ, अभी समझ में आएगा सब कुछ, उस चीज की टेंशन मत लो बेटा। एक और बात मैंने यहाँ लिखी, रूल्स एक जनरल स्टेट, सॉरी पॉलिसी एक जनरल स्टेटमेंट है। व्हाट डू यू मीन बाय जनरल स्टेटमेंट? क्या होता है जनरल स्टेटमेंट? बेटा ये ना स्पेसिफिक बात नहीं करता, ये सच में जनरल स्टेटमेंट है। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन का डिसिप्लिन, आपका स्कूल है, उनकी पॉलिसी है डिसिप्लिन की। अब ये डिसिप्लिन इज अ वेरी जनरल वर्ड, डिसिप्लिन में क्या आता है हमें नहीं पता, मैं बताता हूँ। सर डिसिप्लिन में पंक्चुअलिटी की बात आ सकती है,
कि आपको टाइम पर पहुंचना है स्कूल? आ सकती है कि नहीं आ सकती? आ सकती है। डिसिप्लिन में ये बात आ सकती है कि कोई बच्चा स्कूल की प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं करेगा, अगर प्रॉपर्टी डैमेज करी तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। डिसिप्लिन में अटेंडेंस की बात आ सकती है कि नहीं? सर हाँ, मैंने को बता दूं, पेपर देने में बोर्ड के बेटा, डिसिप्लिन इज अ जनरल स्टेटमेंट। पॉलिसी जितनी भी सब जनरल स्टेटमेंट है। और क्या रिलेशन है, अब पीक टाइम है बताने का, तो वो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है समझाने की कोशिश करता हूं। बेटा, रूल्स आर मेड, रूल्स आर फ्रेम्ड जस्ट टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रूल क्यों बनाए जाते हैं? ताकि पॉलिसी इंप्लीमेंट कराई जा सके। और पॉलिसी खुद में एक जनरल स्टेटमेंट है। देखो आपने बोल दिया डिसिप्लिन की पॉलिसी हमारी जनरल स्टेटमेंट है। डिसिप्लिन में क्या क्या नहीं आ सकता? 20 चीजें 25 चीजें आ सकती हैं यार ऑर्गेनाइजेशन में। मैं तो अभी स्कूल के डिसिप्लिन की बात करी, एमएनसीज में चले जाओ तो और बहुत खतरनाक है डिसिप्लिन के मायने, बहुत आगे बढ़ जाओगे आप। बेटा मैंने बोला रूल्स आर फ्रेम जस्ट टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज। और ध्यान रखना हमेशा, रूल्स आर ऑलवेज रिजिड इन नेचर, और रूल्स तोड़ने पर पेनल्टी होती है। रूल रिजिड होते हैं, इनसे डेविएशन अलाउड नहीं होता, और रूल तोड़ा तो पेनल्टी सब पे लगेगी। जैसे कि बाबू, रूल्स आर फ्रेम टू इंप्लीमेंट द पॉलिसी। आपकी पॉलिसी डिसिप्लिन, आपने बोला जी पंक्चुअलिटी, अगर बच्चा पंक्चुअलिटी से ना आया 2 दिन, तो तीसरे दिन हम उसको घर ही बेच देते हैं। हमारे स्कूल के अंदर एंट्री का टाइम है 8 बजे, 2 मौके देते हैं 8 से लेट आने के, तीसरी बार घर, पेनल्टी है। प्रॉपर्टी डैमेज करी तो हम कितने रुपए चार्ज करेंगे? प्रॉपर्टी की वैल्यू का 2 गुना या 2.5 गुना ऐसा चार्ज करेंगे। हमारी एक पॉलिसी डिसिप्लिन, उसमें भी एक रूल बनाया हुआ अटेंडेंस। अगर बिलो 75% अटेंडेंस होंगे तो हम एग्जाम ही नहीं कंडक्ट करेंगे आपके, आप फेल कंसीडर होंगे उस साल। दिखाई दे रहा है बेटा? इट इज अ जनरल स्टेटमेंट एंड रूल्स आर द स्पेसिफिक स्टेटमेंट। ये बिल्कुल स्पेसिफिक स्पेसिफिक बात करते हैं। पंक्चुअलिटी तोड़ने पर ये पेनल्टी, प्रॉपर्टी डैमेज करने पर ये पेनल्टी, अटेंडेंस के लिए ये पेनल्टी। रूल्स हमेशा रिजिड इन नेचर है, स्पेसिफिक बात करते हैं। पॉलिसी तो जनरल जनरल वर्ड देके सेट हो जाती है। ठीक है जी, बहुत सारे एग्जांपल हैं, 3-4 एग्जांपल कम से कम और सुनो क्लैरिटी के लिए। बाबू एक और जनरल स्टेटमेंट की बात करता हूं मैं आपसे। ऑर्गेनाइजेशन में हैव अ क्रेडिट पॉलिसी टू। ऑर्गेनाइजेशन का क्रेडिट पॉलिसी है सर, लगभग हर ऑर्गेनाइजेशन के पास होती है। ऑर्गेनाइजेशन में हैव अ रिटर्न पॉलिसी टू, पर ये बिल्कुल जनरल जनरल वर्ड है बेटा। अभी इनके अंदर स्पेसिफिक बात करते हैं, मतलब रूल की बात करते हैं। रूल्स आर फ्रेम टू जस्ट टू इंप्लीमेंट द पॉलिसीज। बेटा ये जनरल स्टेटमेंट ही तो है, रिटर्न पॉलिसी। फ्लिपकार्ट के पास है रिटर्न पॉलिसी, अमेजोन के पास है, ये तो बड़ा जनरल वर्ड हो गया रिटर्न पॉलिसी। हमेशा रिटर्न कर लेते हैं, कभी भी कर दो, यूज करके भी कर दो, तो जनरल बात है। इसके अंदर रूल लिखे हुए हैं कि अगर आप प्रोडक्ट विद इन 3 डेज वापसी कर देते हो तो विदाउट एनी रीजन आप वापसी कर सकते हो। मान में ऐसा लिखा है रूल में। अगर आप प्रोडक्ट वापस करना चाहते हो 3 से 15 दिन में, तो आप विद रीजन ही वापस कर सकते हो। पर अगर प्रोडक्ट यूज हुआ तो हम वापस ही नहीं करेंगे, और 15 दिन के बाद तो हम प्रोडक्ट वापस लेते ही नहीं हैं। ऐसी ऐसी तो होती है कुछ पॉलिसीज। Organization may have a discount policy too. Organization may have a purchase policy. Organization may have a pricing policy. मैं सबके एग्जांपल देता हूं एक करके। बेटा पहले क्रेडिट पॉलिसी के एग्जांपल। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन उधार देती हैं, बड़ी एमएनसी में चले जाओ तो उनके उधार देने का तरीका क्या लिखा होता है आप पढ़कर देखना। क्रेडिट पॉलिसी 60 डेज तक हम उधार देते हैं विदाउट एनी इंटरेस्ट। उधार चलता रहेगा, कुछ नहीं, कोई ब्याज नहीं। अगर 60 दिन से ज्यादा जैसे ही एक्सीड करे तो हम ब्याज लेंगे आपसे। 60 दिन से लेकर 120 दिन में आप हमारा पैसा विद ब्याज वापस कर सकते हो, और 120 दिन के बाद अगर पैसा ना आया तो हम केसी कर देंगे आपको। तो ऑर्गेनाइजेशन में हैव अ क्रेडिट पॉलिसी टू, एग्जांपल दिखा दिया मैंने।
ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में हैव अ परचेज पॉलिसी टू, पढ़कर देखना, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में परचेज पॉलिसी होती है कि हम 95% ऑफ द रॉ मटेरियल लार्ज स्केल इंडस्ट्री से खरीदते हैं, पर 5% हम ऑर्डर अपने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी प्लेस करते हैं ताकि वो तबाह ना हो जाए, गायब ना हो जाए इंडिया से। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की ऐसे परचेज पॉलिसी। ऑर्गेनाइजेशन में हैव अ प्राइसिंग पॉलिसी टू, कि हम प्राइस कैसे फिक्स करेंगे। बाबू एक ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे 2-3 हजार प्रोडक्ट बनाती है, उसने अपनी प्राइसिंग पॉलिसी रखी हुई है कि अगर हमारा कोई प्रोडक्ट बिलो 100 है तो हम 10% मार्जिन चार्ज करते हैं। अगर हमारा कोई प्रोडक्ट 100 से 1000 के बीच में है तो हम 15% मार्जिन चार्ज करते हैं। अगर हमारा कोई प्रोडक्ट 1000 क्रॉस है तो हम 20% मार्जिन चार्ज करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के पास अपनी परचेज पॉलिसी भी है, प्राइसिंग पॉलिसी भी है। मैं ये प्राइसिंग पॉलिसी का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मान लो बेटा आप कोई कंपनी हो, नोन एज ब्रिटानिया, बहुत प्रोडक्ट आते हैं, नेस्ले हो या डाबर हो, कोई भी एफएमसीजी कंपनी हो, बहुत सारे प्रोडक्ट लेके आते हो मार्केट में। आपने एक प्रोडक्ट बनाया जिसकी कीमत है आपको पड़ी 80, बिलो 100 प्रोडक्ट है, 10% मार्जिन में सकते हैं, कमाऊंगा। मैंने क्या करा, 88 का मार्केट में बेचा, एमआरपी प्रिंट कर दिया 120। मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया 600 का बनाया, मेरी पॉलिसी है जितने का बनेगा, ये कैटेगरी है, यहाँ फॉल करता है, अच्छा जी आज 15% तो मैं कमाऊंगा। मैं तो 690 का मार्केट में बेचूंगा, मैंने एमआरपी प्रिंट करा 800, मार्केट में उतार दिया प्रोडक्ट। समझ आ रही बात। तो बेटा ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत सारे तरीकों की पॉलिसी हो सकती है, मैंने बहुत सारे एग्जांपल देने की कोशिश करी, ये सब आप देखते हो। रिटर्न पॉलिसी के बारे में सबको अच्छे से पता है, क्रेडिट पॉलिसी होती है ऑर्गेनाइजेशन का, परचेज पॉलिसी, प्राइसिंग पॉलिसी, इवन डिस्काउंट पॉलिसी, पता नहीं कौन कौन सी पॉलिसी। और रूल्स बनाए जाते हैं जस्ट टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज। ये जनरल स्टेटमेंट, ये स्पेसिफिक स्टेटमेंट, इसको तोड़ने पे पेनल्टी, ये रिजिड इन नेचर, ये यूनिफॉर्मिटी के लिए बनाया गया। बस यही कुछ बात है। अब आपको ये सारी बात थोड़े थोड़े फॉर्म में लिख लो ताकि केस स्टडी के लिए याद रहे। रखते हैं आज के लिए हम इतना ही है। बाय।